अपने घरों में बैठ करके भी सुन रहे बुरारी के आप तमाम नागरिकों का जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, दुकान चलाते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, अपने मेहनत से खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम देशवासियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं बिना किसी औपचारिकता के, क्योंकि मंच पे आम आदमी पार्टी के तमाम आदरणीय नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम आदरणीय नेता मौजूद हैं। मैं अगर एक एक करके सब लोगों का नाम लेना शुरू करूं तो हो सकता है कि सामने बैठे लोग बोर हो जाएं, है ना? तो मैं इकट्ठे जो है, क्या राहुल भाई, इकट्ठे पूरे मंच को प्रणाम कर लेता हूं, सबको एक साथ प्रणाम कर लेता हूं और सीधे आपसे दो चार दिल की बात करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये, आप ये मत सोचिएगा कि चुनाव का वक्त है और मैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस का कैंडिडेट होने के नाते आपसे बस ऐसे ही चुनावी बात करने के लिए आया हूं, आप ऐसा मत सोचिएगा। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि देश के अंदर जो आज स्थिति पैदा हुई है वो चिंताजनक है। आज जब मैं आ रहा था, रास्ते में हमारा दो पुराना दोस्त मिला। 2014 में दोनों भाजपा को वोट दिया था, 2019 में दोनों भाजपा को वोट दिया था और 2024 में एक बोल रहा था कि इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे। हमने कहा कि क्यों वोट नहीं दोगे? बोला इसलिए वोट नहीं देंगे कि जो भी बात 10 साल पहले कही गई थी उसमें से एक भी बात पूरी नहीं की गई है। 10 साल की बात उसने याद दिलाई, कहा कि कहा गया था सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी, महिलाओं का सम्मान किया जाएगा, बेटी को बचाया जाएगा, बेटी को पढ़ाया जाएगा, 2022 तक सबके लिए पक्का मकान बनाया जाएगा, बुलेट ट्रेन चलेगी, अच्छा दिन आएगा, ऐसी बात कही गई थी। हकीकत यह है कि देश में आज इतिहास का सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी देश में पहले कभी नहीं थी, महंगाई इतनी ज्यादा पहले कभी नहीं थी और 2022 तक पक्का मकान तो बनाना छोड़ दीजिए, इसी बुरारी में अपने खून पसीने की कमाई से जिन्होंने पक्का मकान बनाया उसको बुलडोजर से डीडीए गिरा रही है, उसको तोड़ रही है। और बुलेट ट्रेन से बात चली थी, कहते हैं ना, दुष्यंत कुमार ने एक शेर लिखा है, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। हर घर में रोशनी की बात की गई, अब तो अंधेरे को भी रोशनी नहीं मिल रहा है। बात बुलेट ट्रेन से शुरू हुई थी और भैंस पर आ गई है। बताइए, बुलेट ट्रेन से बात शुरू हुई, भैंस पे आ गई है। तो हमारा एक भाजपाई दोस्त बोला कि इस बार वोट नहीं देंगे। हर 5 साल में चुनाव इसलिए होता है कि सरकार अगर काम कर रही है तो जो है हम उस सरकार को चुनेंगे और सरकार अगर काम नहीं कर रही है तो उस सरकार को हम सत्ता से बाहर करेंगे। और उसने कहा
कि 2014 में हमने वोट दिया था इस उम्मीद से कि सरकार काम करेगी, 2019 में भी वोट दिया इस उम्मीद से कि चलो एक मौका और दे करके देखते हैं, लेकिन तीसरा मौका इनको हम नहीं देना चाहते हैं। कहते हैं 3 तिगारा काम बिगाड़ा, इस बार तीसरा मौका नहीं देंगे। उसकी बात को काटते हुए मेरा दूसरा भाजपाई दोस्त बोला लेकिन हम तो इस बार भी देंगे। तो हम बोले क्यों दोगे? बोला देश सुरक्षित हाथों में है इसलिए देंगे। हम बोले कैसे? बोला ऐसे कि कुछ भी हो जाए, हमने तो प्रण लिया है कि जब तक प्रधानमंत्री जी हैं तब तक हम उन्हीं को वोट देते रहेंगे। तो हमने कहा कि फिर चुनाव क्यों करवा रहे हो? जब देश में यह बात स्थापित हो चुकी है कि प्रधानमंत्री जी जब तक जिंदा रहेंगे वही प्रधानमंत्री रहेंगे, तो फिर चुनाव हो क्यों रहा है? क्यों देश की जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद किया जा रहा है? जब 400 सीट आ ही रही है, रिजल्ट निकल ही गया है, फिर 4 तारीख का इंतजार करने की क्या जरूरत है? इस बात पर वो चुप हो गया। और फिर हमने कहा कि कहते हो देश सुरक्षित हाथ में है, तो बताओ इस देश के सरकार का आंकड़ा है कि 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है, 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या कर रहा है। हर मिनट किसी ना किसी हमारी मां बहन के साथ कोई ना कोई आपराधिक घटना हो रही है। इस देश के भीतर जो छोटे दुकानदार हैं वो जीएसटी से परेशान हैं। इस देश के भीतर कर्ज लेकर के, लोन लेकर के विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं और नौकरी के इंतजार में रहते हैं। केंद्र सरकार के अंदर 30 लाख पद खाली हैं। विद्यार्थियों की हालत यह है कि कर्ज लेकर के इंजीनियर बने, कर्ज लेकर के एमबीए किया, कॉलेज से निकल करके इस उम्मीद से बाहर आए कि नौकरी मिलेगी, कर्जदार बन गए, नौकरी नहीं मिली है। हालत यह है कि जो ऑलरेडी अमीर हैं, अंबानी और अदानी, उनके जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया गया। और इस देश के विद्यार्थियों का कर्जा माफ करने की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि खजाना में पैसा नहीं है। गुरुजी, अगर इस देश में नेता लोग के चढ़ने के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जा सकता है, तो इस देश में रहने वाले लोगों के लिए अच्छा स्कूल क्यों नहीं बनाया जा सकता है? अच्छा अस्पताल क्यों नहीं बनाया जा सकता है? हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष किसी पार्टी से नहीं, एक सोच से है। हमारी सोच ये है कि इस देश में पैदा होने वाले तमाम लोग, चाहे वो कहीं भी पैदा हुए हों, चाहे उत्तर में पैदा हुए हों या दक्षिण में, पूरब में पैदा हुए हों या पश्चिम में, बिहार में पैदा हुए हों या दिल्ली में, उत्तराखंड में पैदा हुए हों या हरियाणा में, हम सब भारतवासी हैं। अगर हम सब भारतवासी हैं तो इस देश के संविधान ने हमको कुछ बराबरी का अधिकार दिया है। इस देश में हमारे संविधान ने यह तय किया है कि जिसके पास कोठी है उसका वोट भी एक होगा, और जिसके पास झोपड़ी है, 25 गज का मकान है, उसका भी वोट एक होगा। ये इस देश के संविधान ने तय किया है। इस देश के संविधान ने तय किया है कि कांस्टेबल का वोट भी एक होगा और डीजीपी साहब का भी वोट एक होगा। ये इस देश के संविधान ने तय किया है। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक नई व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। और आप लोगों ने वो वीडियो शायद देखा हो, गुजरात में बीजेपी एमपी का लड़का, लोग कहते हैं ईवीएम की बात, पूरा का पूरा बूथ कैप्चर कर लिया और ईवीएम अपने हाथ में लेकर के बोल रहा था कि ईवीएम हमारे बाप का है। इतना अहंकार सत्ता को कैसे हो गई? इतना अहंकार सत्ता को इसलिए हो गया
कि आप और हमने सवाल पूछना बंद कर दिया। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमने आपका नमक खाया है, हमने आपके टैक्स के पैसे से पढ़ाई की है। मेरी मां आंगनबाड़ी में काम करती थी, हमारे परिवार की इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं पीएचडी कर पाता, अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा पाता। ये आपके टैक्स के पैसे से संभव हो पाया। और जब देखिए, हमारे ऊपर लक्ष्मी जी का कृपा भले नहीं हो, लेकिन सरस्वती जी का कृपा है। और जब हमने पढ़ाई कर ली तो हमारे मन में सवाल पैदा होता है, और जब सवाल पैदा होता है तो हम सरकार से वो सवाल पूछते हैं। सरकार से हम सिंपल एक बात पूछते हैं, साहेब प्रधानमंत्री बन रहे हैं 5 साल के लिए, एमपी बन रहे हैं 5 साल के लिए। मनोज तिवारी जी 2 बार एमपी बने, 5-5 साल के लिए, 10 साल के लिए। और हमारे परिवार के बच्चों को नौकरी मिलेगा सेना में 4 साल के लिए। बोलिए बेईमानी है कि नहीं है? मेरा एक सिंपल सवाल है कि एमपी को पेंशन मिलेगा। अगर एमपी को पेंशन मिलेगा सरकारी एमपी होने के चलते, तो वो वर्दी पहन करके जो ड्यूटी कर रहा है दिल्ली पुलिस का नौजवान, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल, उसको पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? मास्टर साहब को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? 2004 के बाद पेंशन समाप्त कर दिया गया और एक एक करके हमारे अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं। मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूं कि अगर आप कार खरीदते हैं, कार खरीदते वक्त आपसे रोड टैक्स लिया जाता है। जब कार खरीदते वक्त रोड टैक्स हमसे ले लेते हैं, तो जब कार लेकर के हम रोड पर जाते हैं तो दोबारा टोल टैक्स हमसे क्यों लेते हैं? सरकार इस सवाल का जवाब दे। सरकार हर चीज में हमसे टैक्स ले रही है। इस इलाके में रहने वाले लोग हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं, लेकिन जब अपने खून पसीने की कमाई से हम अपना घर बनाते हैं और बिजली का कनेक्शन मांगने के लिए जाते हैं, तो डिपार्टमेंट कहता है कि डीडीए से एनओसी लेकर के आइए। भाई साहब, घर हमारा, मेहनत हमारी, पैसा हमारा, ये डीडीए का एनओसी कहां से आ गया भाई? और ये एनओसी के चक्कर में बना बनाया घर, उनको बिजली नहीं मिल रही है। मेरा सिंपल सवाल है कि किसी भी इलाके में अगर हम बुराड़ी की बात करें, उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें, तो हम 3 तरह का प्रतिनिधि चुनते हैं। पहला प्रतिनिधि, हम पार्षद का चुनाव करते हैं। राहुल भाई कहां गए? पार्षद चुनते हैं। दूसरा, हम विधायक का चुनाव करते हैं। असीत भाई, संजीव भाई को जो है ना, ये भाषण रिकॉर्ड करके भेजिएगा विधायक जी को। और तीसरा, हम एमपी का चुनाव करते हैं। तीनों के कार्य क्षेत्र बटे हुए हैं। पार्षद का काम पार्षद लेवल पे काम कराना होता है, विधायक का काम विधायक लेवल पे काम कराना होता है। उसी तरह से सांसद का भी कुछ काम होता होगा ना, गाना गाने के अलावे कुछ तो काम होता होगा ना। मेरा प्रश्न है कि 10 साल से वो सांसद हैं, संसद में उन्होंने कितनी बार उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए सवाल पूछा है? कितनी बार? मैं घूम रहा हूं, पूरा इलाका घूम रहा हूं, और जो है मैं मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के भी ढूंढूं, तब भी उनके नाम का कोई शिलान्यास का पत्थर नहीं दिखाई देता है। मेरा प्रश्न है कि हम सांसद क्यों चुनते हैं? हम सांसद चुनते हैं कि सांसद केंद्र सरकार से सवाल पूछ करके, लड़ करके, केंद्र के बजट से, बजट का एक हिस्सा अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के ऊपर खर्च करे। विकास की बात आई तो मुझे वो बगल वाला गांव याद आ गया जो गोद लिए थे, गाजीपुर ना है? एक उधर भी लिए हैं, करावल नगर के पास, सभापुर वार्ड में, चौहान पट्टी, दोनों गोद लिया हुआ विकास जो है वो घुटना पर भी नहीं चल पा रहा है।
ये हकीकत है। और जब चुनाव आया है तो हम लोगों को ये विचार करना पड़ेगा कि क्या हम अपने साथ ये होने देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता, मैंने आपको बताया कि मेरा 2 भाजपाई दोस्त हैं, एक बोला कि कुछ भी हो जाए हम तो वोट उन्हीं को देंगे, लेकिन जो दूसरा था वो बोला कि हम वोट नहीं देंगे। इसलिए वोट नहीं देंगे कि इस क्षेत्र के लोगों को अपमानित किया जा रहा है। अपमानित कैसे किया जा रहा है? जब डीडीए बुलडोजर लेकर के लोगों का घर तोड़ रहा होता है, कभी भी सांसद खड़ा होकर के उसका घर बचाने के लिए नहीं आते हैं। जब एनओसी लेने के लिए इस इलाके के लोग डीडीए का चक्कर लगा रहे होते हैं, कभी सांसद महोदय नहीं आते हैं। पुलिस वाले पीछे खड़ा है। बुरा मत मानिएगा, सच बात यह है कि यहां पर अवैध शराब का धंधा तो हो रहा है साहब। इसीलिए मैं पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूं, मैं सीधा गृह मंत्री के आंख में आंख डाल करके सवाल करता हूं और पूछता हूं उनसे कि आपके अंदर पुलिस है, आप बताइए 2004 के बाद से पेंशन क्यों बंद किया गया है? और जब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, तो कहते हैं पैसा कहां से आएगा? अरे वहीं से आएगा जहां से आपके लिए हवाई जहाज खरीद करके आया है, वहीं से आएगा जहां से आपके दोस्तों का कर्जा माफ किया गया है। इसीलिए मैं आप सबसे यह आग्रह करने के लिए आया हूं कि इस क्षेत्र की जो समस्या है जिससे आप रोज जूझते हैं, चाहे वो ट्रैफिक जाम की समस्या हो, चाहे वो जल भराव की समस्या हो, नाले की समस्या हो, चाहे इस इलाके में बिजली लेने के लिए एनओसी की समस्या हो, अवैध कॉलोनी बता करके, अवैध घर बता करके लोगों के जो घर तोड़े जा रहे हो, या अवैध शराब और ड्रग्स का जो धंधा हो रहा हो, इन समस्याओं से जूझना और लड़ना ये सांसद का काम है। आप बता दीजिए, आपका सांसद इन चीजों के लिए लड़ रहा है? नहीं लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है। अच्छा, आपको जो पानी की दिक्कत हो रही है उसके लिए तो लड़ रहे होंगे, उसके लिए भी नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, तो एक बात जान लीजिए, जो आदमी सो रहा हो उसको आप जगा सकते हैं, और जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको जगा सकते हैं क्या? उस आदमी की हालत यह है कि जब यहां चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो गरीब सांसद प्रत्याशी थे, अब वो दिल्ली के सबसे अमीर सांसद प्रत्याशी बन गए हैं। आपके खाते में 15 लाख आया? नहीं आया ना? सांसद महोदय के खाते में 28 करोड़ रुपया पहुंच गया है। मालूम है कि नहीं है? ये सवाल आज उत्तर पूर्व दिल्ली की जनता को सोचना पड़ेगा कि हम जो प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं वो 5 साल के लिए इसलिए चुनाव करते हैं कि 5 साल में अगर उसने काम नहीं किया है तो जिस इज्जत से लोग आज हमको माला पहनाए हैं ना, जिस इज्जत से हमको आज टोपी पहनाए हैं ना, जिस इज्जत से आप वोट दे करके लोगों को कुर्सी पे बिठाते हैं ना, आपके हाथ में वो शक्ति है कि उसी बेइज्जती से कान पकड़ करके उनको कुर्सी से आप नीचे कर सकते हैं। तो मैं आपके बीच सिर्फ और सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं, वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं। ये बात जान लीजिए, मैं वोट मांगने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ आपको ये कहने आया हूं कि अगर आप महसूस करते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदलाव की जरूरत है, अगर आप महसूस करते हैं कि इस इलाके में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अगर आप महसूस करते हैं कि आपके आत्मसम्मान के ऊपर चोट किया गया है, अगर आप महसूस करते हैं कि आप लोकतंत्र में नागरिक हैं, कोई राजा नहीं है और आप प्रजा नहीं हैं, लोकतंत्र में राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, जनता के वोट से पैदा होता है और आप चुनते हैं। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं, तमाम कोशिशों के बावजूद आज हम आपके सामने
उस 10 साल के अन्याय के खिलाफ एक न्याय के विकल्प के रूप में खड़े हैं और खुले मन से यह बोल रहे हैं, मैं इनसे नहीं डरता हूं, क्योंकि हमारा जन्म गंगा नदी के किनारे हुआ है और मैं अपनी कर्म भूमि यमुना नदी को बना रहा हूं। और हमने बचपन में यह बात पढ़ा था कि यह कदम का पेड़ अगर मां होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। यह इस देश की संस्कृति है, उस संस्कृति के पक्ष में हम खड़ा हैं और उस संस्कृति में हमको यह सिखाया गया है कि अन्याय को सहना भी अन्यायी का साथ देना होता है। अगर आप इस अन्याय को रोकना चाहते हैं तो आपका बेटा बन करके, आपके घर का एक सदस्य बन करके, आपका भाई बन करके हर कदम पर आपके कंधे से कंधे मिला करके इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे। और आपको खुले मन से कह रहे हैं कि हमने इनकी तिजोरियों की औकात देखी है, हमने इनके जेल की हैसियत देखी है। आज ये हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं तो मैं इनको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मनोज तिवारी जी, आप सांसद हैं, हम सांसद बनेंगे, इसका फर्क समझिए। आपको लोगों ने जनता वोट दे दिया, हमको हो सकता है वोट दें, इसमें एक फर्क होता है। आप 10 साल से सरकार चला रहे हैं और 10 साल से वही टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं, ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं कहता हूं कि अगर हमने गलती की होती और 1 पैसे का सबूत भी अगर इनके पास होता तो ये हमको जेल में रखते ना। क्यों हमको ये जेल में नहीं रख पा रहे हैं? इनकी औकात नहीं है हमको जेल में रखने की। क्यों? क्योंकि हमने गलत नहीं किया है। हम उस मिट्टी पे पैदा हुए हैं जहां राष्ट्र कवि पैदा होते हैं। हम उस घर में पैदा हुए जहां लोग कंधे पे बंदूक लेकर के इस देश की रक्षा करते हैं। नकली वीडियो बना करके आप अपनी असलियत नहीं छुपा सकते हैं। आप ये जवाब दीजिए कि 10 साल से आपकी सरकार है, 10 साल से आप सांसद हैं, इस क्षेत्र के लोगों के लिए आपने क्या किया है? और अगर आपने काम नहीं किया है तो मैं जनता से अपील करता हूं कि उनको गद्दी से बाहर कीजिए और अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो एक विकल्प के रूप में हम आपके सामने खड़े हैं। और यह जो इंडिया अलायंस बना है, यह इंडिया अलायंस न्याय को सुनिश्चित करने के लिए बना है। हमारे पास महिलाओं को न्याय देने के तहत यह योजना है कि महिलाओं को हम 1 लाख रुपया देंगे, 8,500 रुपया महीना देंगे। जो पेंशन है, वृद्धा पेंशन, उसको बढ़ाएंगे, विद्यार्थियों का लोन माफ करेंगे, 30 लाख पदों को भरेंगे, हर नौजवान को 1 लाख तक की नौकरी सुनिश्चित करेंगे। यह संकल्प लेकर के हम आए हैं। इसीलिए आप सबसे हम अपील करना चाहते हैं कि आपको एक बदलाव का संदेश देना है और अगर आप बदलाव चाहते हैं तो एक बदलाव के विकल्प के रूप में हम आपके सामने हैं। बोलिए, आप इसके लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा के बताइए। अगर आप तैयार हैं तो एक मात्र अपील है आपसे, इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है। दिल्ली की 7 सीटों पर 4 सीट पर झाड़ू का निशान होगा और 3 सीटों पर पंजे का निशान होगा, हाथ का निशान होगा। हमारी जो उत्तर पूर्वी दिल्ली है वहां पर झाड़ू का निशान नहीं होगा, पंजे का निशान होगा और पंजा का निशान 2 नंबर पर है। यह बात आपको घर घर जाकर के बतानी है। यह बात आपको घर घर इसलिए जाकर बतानी है कि मैं एमपी का प्रत्याशी नहीं हूं। आप अगर इस एमपी को बदलना चाहते हैं तो आपको एमपी का प्रत्याशी बनना पड़ेगा। बोलिए, आप एमपी का प्रत्याशी बनेंगे? आप सब एमपी बनेंगे? तो आप तमाम लोगों को अपनी गलियों में जाना है, अपनी कॉलोनियों में जाना है, अपनी माताओं बहनों से बात करनी है, बुजुर्गों नौजवानों से बात करनी है, घर घर जाकर के प्रचार करना है कि अब की बारी गए तिवारी।
अब की बारी और बटन दबेगी, बटन दबेगी। जात पे न पात पे, जात पे न पात पे, और न्याय की बात पे। इसी उम्मीद के साथ कि आपका समर्थन और प्यार मिलेगा। और आखिरी बात, कुछ नौजवान सेल्फी खिंचा रहे थे। ए भाई, 5 साल के लिए यहीं रख लो, 5-5 बार सेल्फी खिंचाया जाएगा। इसीलिए तो आप सबसे ये अपील है कि जिस धीरज से, जिस गंभीरता से आपने हमारी बात को सुना है, आने वाले 25 तारीख को इसी गंभीरता से आप इसका पालन करेंगे।